ओके, अब आते हैं हम प्राइमरी मार्केट पे। प्राइमरी मार्केट मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू होते हैं तो उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू होते हैं तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्रिशा और रिधिमा हो ना, थम्स अप कर देना। ओके। द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू होती है तो प्राइमरी मार्केट में होती है। It deals with new security being issued for the first time. The essential function of primary market is to facilitate the transfer of investable fund from saver to entrepreneurs seeking to establish a new enterprise or to expand existing one through the issue of security for the first time. So the investor in the market are bank, financial institution, insurance company, mutual fund, and individuals. So a company can raise capital through primary market in the form of equity share, preference share, debentures, loans and deposits. Funds raised may be for setting up new project, expansion or diversification, modernization of existing products, merger and takeovers. ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं इसे। तो a company can raise capital through the primary market in the form of equity shares, preference shares, debenture, loans and deposit. Funds raised may be for setting up a new project, expansion, diversification, modernization of existing project, merger and takeovers. So methods of flotation. There are various methods of floating new issues in the primary market. सबसे पहला आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इस केस में कंपनी क्या करती है, जब अपनी सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू कर रही होती है तो कंपनी एक बुकलेट बिल्डअप करती है। उस बुकलेट में सारी अपनी तारीफें लिख देती है, डायरेक्टर्स का नाम लिख देती है, डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन लिख देती है, ऑब्जेक्टिव लिख देती है और उसके बाद इशू कर देती है प्राइमरी मार्केट में। और फिर जिन जिन लोगों को ये पसंद आता है ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये अलग अलग फ्लोटेशन कॉस्ट के वो है, फ्लोटिंग न्यू इश्यूज शेयर, तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक through issue of prospectus. A prospectus makes a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspaper and magazine. The issue may be underwritten and also required to be listed on at least one stock exchange. The content of the prospectus has been in accordance with the provisions of the Companies Act and SEBI disclosure investors protection guideline. ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, अगर मान लो ट्यूशंस बाय राहुल जायसवाल पब्लिक हो गया है, पब्लिक कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया और उसे पता है कि अभी उसका कोई नाम वाम नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी बैंक को अटैच कर लेता है या किसी अंडर राइटर को हायर कर लेता है और बोलता है कि मेरे शेयर्स बिकवा दे, ठीक है, या मेरी सिक्योरिटीज बिकवा दे। उसे हम ऑफर फॉर सेल कहते हैं, जिसमें हम अंडर राइटर असाइन कर लेते हैं। Under this method, security not issued directly to the public, but are offered for sale through an intermediary like issuing houses or stockbroker. In this case, a company sells security en bloc at an agreed price to broker, who in turn resell them at an investing public. ठीक है, मतलब शेयर का दाम है तुम्हारा 12 रुपए, तुमने उसे दे दिया 9 रुपए का, अब पर शेयर वो 3 रुपए कमा रहा है, वो जो बीच का मिडिल मैन है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है खुद जाकर शेयर्स को बेचना, ठीक है, प्राइवेटली बेचना फॉर ग्रुप ऑफ पीपल या इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन पब्लिक इशू। Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Some companies therefore cannot afford a public issue and choose to use the private placement. ठीक है, एक बार ये देख लो जरा, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब खुद जाकर करना। प्रिशा रिधिमा क्लियर है? क्लियर है, थम्स अप कर देना। ऑफर फॉर सेल बता दूंगा। ओके, ऑफर फॉर सेल में ना हम अंडर राइटर असाइन कर लेते हैं, मतलब एक नाम अटैच करवा लेते हैं। अगर मान लो कि मैं करके डूंगा, मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं वहां का प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ठीक है, और तुम जानते हो आसपास जनों, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलो ले 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 ले, सही है सही है, तो वो हो गया, ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल से पहले ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस।
अब आते हैं राइट इश्यूज पे। दिस इज द प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू अ न्यू शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। मान लो कि पहले से ही ए जो है वो शेयर होल्डर है टाटा का, ठीक है। अब टाटा फिर से नए शेयर्स इशू करने जा रहा है, तो टाटा अगर सबसे पहले ए से पूछ रहा है कि मैं और शेयर्स इशू कर रहा हूं, वैसे ही ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर से पूछ रहा है कि मैं और फ्रेश शेयर्स इशू कर रहा हूं, क्या आप लेना चाहेंगे, ठीक है। और टाटा जो है राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर जो करता है शेयर्स फ्रेश वाले, वो सस्ते रेट पे करता है एज कंपेयर टू पब्लिक को। तो the shareholder are offered the right to buy a new shares in the proportion of the number of shares already possessed. उसके बाद आता है EIPO, a company proposing to issue capital to the public through online system of stock exchange has entered into an agreement, ठीक है। EIPO का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आजकल करते हैं। तो a company proposing to issue capital to the public through online system of stock exchange has entered into an agreement of stock exchange. This is called initial public offering. SEBI registered broker has to be appointed for the purpose of accepting application and placing order with the company. The issuer company should also appoint a registrar to the issue having an electronic connectivity with the exchange. So the issuer company can apply for listing its security on any exchange, then the exchange through which it was offered its security. The lead manager coordinate all the activity, almost intermediary. ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं EIPO। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी कंपनी जब कैपिटल को कलेक्ट करती है तो कैपिटल को कलेक्ट करने के कौन से मेथड होते हैं, और उनमें से भी जो मेथड हमने वीडियो में डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इस मेथड के अलावा जो 4 और मेथड हैं उनका नेम है पब्लिक इशू, मतलब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है ऑफर फॉर सेल। थर्ड जो हमारा मेथड है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट, और जो चौथा मेथड है वो है राइट इशू। पांचवा जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है। हम जब भी अपनी सिक्योरिटीज को ऑनलाइन सेल करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये पहले वाले चारों मेथड से बिल्कुल थोड़ा हटके हैं, क्योंकि पहले वाले चारों मेथड्स के अंदर हमने ऑनलाइन काम नहीं किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन अपनी सिक्योरिटीज को बेचने का एक एफर्ट शुरू करते हैं। क्या हम सिक्योरिटीज को के थ्रू सेल करते हैं। इस काम को करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, स्टॉक मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने वाली सेबी एक एजेंट को अपॉइंट करती है। उस एजेंट का काम क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, प्लस ये टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंपनी को देता रहता है। सेबी एजेंट को अपॉइंट करती है किस काम के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए, प्लस ये एजेंट क्या करता है, जितनी भी एप्लीकेशन आती रहती है ये इंफॉर्मेशन सारी कंपनी को देता रहता है। कंपनी ये पूरा काम अच्छे से सक्सेस हो जाए, ये काम हमारा सक्सेसफुल हो जाए, कंपनी अपनी तरफ से एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करती है। ये रजिस्ट्रार स्टॉक मार्केट से कांटेक्ट में रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रजिस्ट्रार लेता रहता है, कंपनी को भी देता रहता है। तो रजिस्ट्रार फिक्स करता है जो हम सिक्योरिटीज सेल कर, वो करने का काम, इशू करने का काम, वो सारा काम
सक्सेस हो जाए। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि इसी चैप्टर के इसी टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी और वीडियोस भी हैं, जिनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Kokli and इस वीडियो में इनकी बहुत ही घनिष्ठ फट से आपकी पैसे की ऑनर बनता है। कम करो इलेक्ट्रॉनिक आईपीओस क्या बोलता है। सबसे पहले तो आईपीओस को समझते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। कहने का क्या मतलब हुआ? ये कोई कंपनी है, फर्स्ट टाइम इसने शेयर्स इशू किए हैं जो ये डायरेक्टली पब्लिक को दे रही है, जो ये डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर कर रही है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये वर्ड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आए दिन आता है कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ आ रहा है। दैट मींस उनका इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है। और कभी भी ये न्यूज आती है ना, मार्केट में यूज होता है खरीदना है यार, खरीदना है, बिकॉज नोबडी नोज कि कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, कितना बुरा परफॉर्म करेंगे। बट जब नाम बड़ा होता है, ब्रांड बड़ा होता है, तो सबको लगता है यार कुछ बड़ा आ रहा होगा। और आईपीओ यूजुअली क्या होता है, बहुत कम अमाउंट होता है। क्यों आईपीओ लाया जिसमें शेयर का प्राइस आप खरीद लेंगे शेयर तो आपको 10 रुपए का ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट में ट्रेड होते होते किसी ने ये शेयर 10-11 का खरीदा, किसी ने 15 का खरीदा, किसी ने 20 का खरीदा, किसी ने 100 का खरीदा, किसी ने 150 का खरीदा। और अब आज आप खरीद रहे हैं तो आपको 150 में उसे परचेज करना पड़ेगा। जबकि आप आईपीओ के थ्रू लेते तो आपको सिर्फ 10 रुपए में ये चीज मिलती। इनिशियली कंपनी जो प्राइस ऑफर करती है, जो फेस वैल्यू ऑफर करती है, आप उतने में खरीदते हैं। उतने में खरीदते हैं तो आपको फायदा हो जाता है क्योंकि वो यूजुअली बहुत छोटा अमाउंट होता है। लेकिन आहिस्ता 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 वो जब ट्रेड होता जाता है तो वो ज्यादा पैसे का हो जाता है, ज्यादा फेस वो उसमें प्रीमियम ऐड होता जाता है और भी सौ चीजें होती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ उसका प्राइस बढ़ जाता है। फिर वही 10 रुपए वाली चीज आपको 150 में खरीदनी पड़ती है। तो आईपीओ खरीदने से ये फायदा होता है। और जब भी आईपीओ की खबर आती है पूरा मतलब पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का वो है वो थोड़ा हो जाता है कि अरे सतर्क हो जाओ, अभी किसी का आईपीओ आ रहा है। और लोगों में होड़ लगती है, जिसका आईपीओ आ रहा है मेरे लियो, मेरे शेयर्स में, ये मेरे वो खड़े होके ना, जो भी फीस होते हैं ना उनके पास इतना ज्यादा हरदम प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अभी तो हमने बात की आईपीओ की, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? ई आईपीओ, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। देखिए इंडिया में हर एक चीज डिजिटलाइज हो रही है, वर्ल्ड में हर एक चीज डिजिटलाइज्ड है, कुछ अब हो रही है। तो ऐसे सिनेरियो में हम आईपीओ को नॉर्मल कैसे रहने दे सकते थे? हमने इसमें भी डिजिटलाइजेशन ऐड कर दी, हमने इसको भी डिजिटल बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक बना दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक होता है कि एक ऑनलाइन सिस्टम है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें आप एक अग्रीमेंट में एंट्री लेते हैं। किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज के बाद आप एक अग्रीमेंट करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने का, और इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लाई जाती है। देन दे से registered brokers have to be appointed for the purpose of accepting application and placing orders with the company। देखिए जब आईपीओ आएगा बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भेजेंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन भेजेंगे। जब बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भेजेंगे तो सेबी रजिस्टर्ड एक इंसान को, एक ब्रोकर को यहाँ पे होना चाहिए ताकि वो उन सब एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे और कंपनी में ना। रजिस्टर्ड ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड इसका मतलब है में जिस इंसान ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है एज अ ब्रोकर। अगर कभी मुझे ब्रोकर का काम करना हो, शेयर्स में डील करना हो, तो मुझे सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो बस वही चीज है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर बन जाता है फिर इंसान। So the issuer company should also appoint a registrar to the issue having electronic connectivity with the exchange। ये बोलते हैं आपको एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करना चाहिए। किसको? इशुअर कंपनी को। जिसने भी शेयर्स इशू किए हैं उस कंपनी को एक रजिस्ट्रार इशू वो करना चाहिए अपॉइंट, जिसके पास बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है। मान के देखिए आपने इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ ऑफर किया, ठीक है, लोग भर भर के आपकी वो कर रहे थे, शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे, एप्लीकेशन भेज रहे थे, एंड आपका इंटरनेट खराब हो गया। बहुत ऑफनली होता है, जब इंटरनेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी टाइम पे वो खराब हो जाता है, या उसी टाइम पे वो चलना बंद कर देता है, उसी टाइम पे उसके नेटवर्क डाउन हो जाते हैं। आपके वहां पे कितना नुकसान हो जाएगा इसकी वजह से। सो इसलिए बोलते हैं आप रजिस्ट्रार रखिए, एक अपॉइंट कीजिए जिसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो with the exchange। The issuer company can apply for listing of its security on any exchange other than exchange through which it has been offered its securities। ये थोड़ा आगे का पॉइंट है, मैं आगे चल के समझाऊंगी क्योंकि समझ नहीं आएगा। The lead manager coordinates all the activities amongst intermediaries connected with the issue। The lead manager होता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को, वो among बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज ब्रोकर वो होता है
स्ट्रक्चर होता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके वो क्या करते हैं कि बेसिकली अच्छे से हर एक चीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया आपका पब्लिक ऑफर जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है। कुछ नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफर को ही आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ला दिया है क्योंकि हर एक जगह डिजिटलाइजेशन हो रही है। चलिए यहाँ फाइनली खत्म होता है हमारा मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। तो अब तो क्लियर है ना ये, एक बार हम भी रीड कर लेते हैं। So, a company proposing to issue capital to the public through online system of stock exchange has entered into an agreement with the stock exchange. This is called initial public offer. So, SEBI registered broker have to be appointed for the purpose of accepting application and placing order with the company. The issuer company should also appoint a registrar to issue having electronic connectivity with the exchange. The issuer company can apply for listing its security on any exchange other than the exchange through which it has offered its security. The lead manager coordinate all the activity and intermediary connected with the issue. चलो अब ये देखते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फर्क क्या है। There is a sale of security by new companies or further new issues of security by existing companies to investor. There is trading of existing securities only, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज होते हैं वो सेल एंड परचेज हो रहे होते हैं। Securities are sold by the company to investor directly or through an intermediary. Ownership of existing securities exchanged between investor. The company cannot be individual. Company is not involved at all. The flow of funds is from saver to investor. That is the primary market directly promote the capital formation. Enhancing encashability, liquidity of shares. That is secondary market indirectly promotes the capital formation. उसके बाद only buying of security take place in the primary market. Security cannot be sold there. Both buying and selling of security can take place in the stock exchange. तो प्राइमरी मार्केट में बस बाय हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट में जो है बाय एंड सेल दोनों हो सकता है। Prices are determined and decided by the management of the company. Prices are decided by demand and supply of the security. There is no fixed geographical location located at the specific places. So secondary market. The secondary market is also known as stock exchange, stock market or stock exchange. It is a market for the purchase and sale of existing security. जो बिक चुकी है security उसका sale and purchase. It helps the existing investor to disinvest and fresh investor to enter into the market. It also provides liquidity and marketability to the existing security. It also contributes to the economic growth by channelizing funds towards the most productive investment through the process of disinvestment. Disinvestment का मतलब होता है अपने शेयर्स बेच देना, ठीक है, and reinvestment. Securities are traded, cleared and settled within the regulatory framework prescribed by SEBI. तो जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे होते हैं वो सेबी के चल रहे होते हैं। Advances in information technology have made trading through stock exchange accessible from anywhere in the country through trading terminal. Along with the growth of primary market in the country, the secondary market has grown significantly during the लास्ट 10 years, ठीक है। अब ये हिस्ट्री वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बहुत जनों ने बोर्ड के टाइम पे इसे स्किप किया होगा। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया गोज बैक टू द एंड ऑफ 18th century when long-term negotiable security were first issued. In 1850, the Companies Act was introduced for the first time, bringing with it the feature of limited liability and generating investors interest in corporate security. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतने तक की लाइबल है, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। तो द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1875, ठीक है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875 में आया था। एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन बॉम्बे, as the native share and stock brokers association in Mumbai. Today it is also known as Bombay Stock Exchange, ठीक है। 1875 में आया था पहला stock exchange, ठीक है, native share and stock broker association in Bombay. Today it is known as Bombay Stock Exchange. This was followed by development of exchanges in Ahmedabad 1894, Calcutta 1908 and Madras 1937.
It is interesting to note that stock exchange were listed setup in major centers of trade and commerce. ठीक है, जहां पर ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जहां पर ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जहां पर ज्यादा ट्रेडिंग होती है. Until the early 1990s, the Indian secondary market comprised regional stock exchanges, with Bombay Stock Exchange headed the list. After the reform of 1991, the Indian secondary market acquired three-tier form. This consists of regional stock exchange, national stock exchange, or over-the-counter exchange of India. ठीक है, एक बार ये देख लो जरा, उसके बाद इन तीनों की बात करते हैं. Hello everyone, welcome back to Magnet Brain. My name is CS Tayal Khokri and इस वीडियो में हम है वाले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में. हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमें आगे से कमाना भी है. तो इसलिए हम स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं. दो इसका इंट्रोडक्शन हमने समवट सेकेंडरी मार्केट में कर लिया था, लेकिन अब हम इसको बहुत तसल्ली से अच्छे से सीखते हैं. ठीक है, सिक्योरिटीज आई गेस आप सब समझते होंगे. सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी कंपनी इशू करती है ताकि वो पैसे कमा सके, पैसे ले सके कैपिटल के रूप में, जिससे वो आगे का प्रोडक्शन वगैरह कर सके, उसे हम बोलते हैं क्या? सिक्योरिटीज. तो सिक्योरिटीज में शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं अलग अलग नाम से. बट अगर कहीं बाय मिस्टेक में शेयर्स बोलूं तो समझ जाना मेरा मतलब है सिक्योरिटी से ही. ठीक है, तो मान लीजिए एक ये इंसान है जिसका नाम है दिलीप. ठीक है, आई डोंट नो ये ओल्ड फैशन नेम मैंने कहां से सोच लिया, बट दिलीप इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय. इसके दोस्त ने थोड़े टाइम पहले एक कंपनी स्टार्ट की थी. इसके दोस्त ने क्या किया था? एक कंपनी स्टार्ट की थी. उस टाइम पे वो इसका बेस्ट फ्रेंड था. दिलीप का बेस्ट फ्रेंड कौन था? पर्सन मैं बोलती हूँ एक्स. इसने कंपनी स्टार्ट की थी. उसने तब दिलीप से बोला था कि दिलीप तो मेरा दोस्त है, मैं एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ, बट मुझे ना उसके लिए कैपिटल चाहिए और मेरे पास वो पूरी नहीं है. मुझे 10 लाख की कैपिटल, 5 लाख मैंने कर लिए हैं, बट तू पैसे वाला है तो तू कहीं से अरेंज कर ले, इन रिटर्न मैं होल्डर बना दूंगा. दिलीप ने बोला यार तो इतना अच्छा दोस्त है तेरे लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो दोनों ने मिलकर 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया और 10 लाख के क्या बना दिए? स्टॉक्स बना दिए. कंपनी के हो गए 10 लाख के शेयर्स. ना 5 लाख किसके नाम है? दिलीप के नाम है. 5 लाख ये हमारे एक्स भाई साहब के नाम पे है. हुआ कुछ ऐसे कि थोड़े टाइम बाद जब कंपनी चलने लगी, अच्छी तरह चल रही थी, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, दिलीप के ना भाव बढ़ते गए. मतलब दिलीप कहीं हवा में आने लगे कि सी माय कंपनी, मैं अपने अकॉर्डिंग चलाता हूं, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, आई एम सो गुड, आई एम सो दिस एंड दैट. ठीक है, तो उसने थोड़ा ईगो दिखाना शुरू कर दिया, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया. किसने दिखाना शुरू कर दिया? एक्स भाई साहब ने. अब दिलीप को ये बात जमी नहीं. दिलीप ने बोला कि जब इसको पैसे की जरूरत थी तब तो ये भागता मेरे पास आया था कि दिलीप यार हेल्प कर दे, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इसका बंदा है, जो भी है. आज जैसे ये थोड़ी सी भी ग्रोथ कर रहा है, ये मुझे यही सा शेयर होल्डर एज वेल एज डायरेक्टर भी बना दिया था, लेकिन इससे बिना कुछ काम कर रहा है. बाकी डायरेक्टर्स के साथ थोड़ा सा वो कर लेता है और काम कर लेता है, और बाद में इसको पता लगता है कि कंपनी में सब कुछ चल रहा है. तो इसको बहुत बुरा लगने लग गया. ये अचानक से हैप्पी से कैसे होने लग गया? सैड होने लग गया. इसको लगा यार दोस्त नहीं रहा, मतलब अब तो दोस्ती में वो बात ही नहीं रही, दोस्त ना रहा. अब तो वो बन गया है ईगोइस्टिक एटीट्यूड वाला. अब सोचा कि मुझे ना मतलब आई एम दिस कंपनी, मुझे कंपनी से इसके लिए बेचने थे इसको 5 लाख वाले स्टॉक जो कि फिल करके रखा हुआ था अभी तक. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूं और आप चेक कर सके कि आपका आंसर सही था कि गलत था. मेरा क्वेश्चन ये है, जब ये एक्स ने दिलीप को शेयर दिए थे, ये प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन था, इतना मैं हिंट दे रही हूँ, पर ये फ्लोटेशन मेथड कौन सा था? एक्स ने कौन सा फ्लोटेशन मेथड यूज करके दिलीप को वो पर्टिकुलर शेयर्स दिए? हमने 5 मेथड पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखी है अब प्राइवेट प्लेसमेंट ही होगा ये. देखो और मुझे रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में कि क्या था उसका आंसर, मतलब किस बेसिस से, किस फ्लोटेशन मेथड से एक्स ने इसको वो बांटे हैं. चलिए, तो दिलीप भाई साहब अब क्या थे? उठ चुके हैं स्टॉक से. ही वांट्स टू सेल ऑल दी स्टॉक्स. पहले तो एक्स ने इसको बेवकूफ बनाया, दोस्ती का वादा दिया, ये दिया और ले लिए, मतलब इसको दिलवा दिया स्टॉक. बट अब ये कहां जाए स्टॉक को बेचने के लिए? ये क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है. ये क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है. अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल करने के लिए कहां जाए? वो जाएगा एक्सचेंज में. दिलीप भाई अपने स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज में.
एक्सक्यूज मी 5 लाख के जो स्टॉक है ये कहाँ बेचने जाएंगे? स्टॉक मार्केट में बेचने जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में बेचने जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाएंगे। यहाँ से हमें हल्का फुल्का तो समझ आ ही गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज करते क्या है। तो मैं बता रही हूँ एक्स का दोस्त दिलीप था, 5-5 लाख मिला के उन्होंने कंपनी स्टार्ट की हुई थी, बट अब दिलीप एक्स से थोड़ा सा उब गया है, नाउ ही वांट्स टू सेल अपने 5 लाख के स्टॉक, तो वो कहाँ जाएगा? आंसर इज स्टॉक एक्सचेंज। और जो आंसर आपको मुझे देना है उसका क्वेश्चन ये है कि एक्स ने कौन सा फ्लोटेशन मेथड इस्तेमाल करके दिलीप को वो 5 लाख के स्टॉक दिए थे। चलिए अब इसके आगे की एक्सप्लेनेशन कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसा करता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा करता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है या फिर हम बोल सकते हैं एक मार्केट है जो हमें अलाउ करता है स्टॉक्स बेचने के लिए, स्टॉक्स खरीदने के लिए। जिस इंसान के पास एक्स्ट्रा है, उसको रिक्वायर्ड नहीं है, वो बेचना चाहता है, वो उग गया है, दूसरे कोई स्टॉक खरीदना चाहता है, उसको पैसे चाहिए, वो सारे स्टॉक एक्सचेंज में आके अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को बेच सकते हैं। और वो लोग जिनको परचेज करना है, नए स्टॉक चाहिए, हम तुम जैसे लोग जो कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, हम स्टॉक मार्केट में जाके वो पर्टिकुलर चीज खरीद सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक फार्मर है जो सब पता है मार्केट का है, प्राइमरी मार्केट में जो कि लगती है और फिर वो ठेक घरों में वो सब्जियां करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि भैया आप ऑलरेडी किससे लेके आ गए हो? ठेले वाले, फार्मर से लेके आ गए हो, मतलब कंपनी से लेके आ गए हो, आपको अब वो चीज घरों तक पहुंचानी है। तो ये वो मार्केट है जहां पे घर से लोग आते हैं और आप लोग जाते हैं, आप बेचते हैं, घर वाले लोग खरीदते हैं और इस तरह से काम होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे रहता है? इंसान सेल करेगा, वो इंसान परचेज करेगा, एंड स्टॉक एक्सचेंज इज बेसिकली प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस आल्सो, मतलब ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे, ये बोलते हैं अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन। अच्छा मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसके बाद इसी वीडियो में मैं हिस्ट्री भी पढ़ाने वाली हूँ स्टॉक एक्सचेंज की, कि कैसे आया था, कब आया था, आज की डेट में कौन सा सबसे बड़े वाला है, इसकी कितनी रेलेवेंस है, सब कुछ। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। अच्छा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्केट लिखने से अच्छा है लिखो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इसने फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अब इस लाइन में जो जो वर्ड लिखे हैं सब जरूरी है, यू कांट स्किप दिस एक्जिस्टिंग वर्ड। अगर आपने एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को स्किप किया तो वो ऐसे साउंड करेगा कि यहाँ पे तो न्यू सिक्योरिटीज भी बेच सकते हैं, फिर वो गलत हो जाएगा। तो एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज लिखना जरूरी है। किसी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज है उसे बेचनी है, किसी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज है नहीं है उसको खरीदनी है, तो ऐसे दोनों ही सिनेरियो के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो यहाँ पे आके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। एज अ मार्केट द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है। और सिक्योरिटी में क्या आता है पहले बता चुकी हूँ, शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। इंसान पैसे लाएगा, स्टॉक लेके जाएगा, इंसान स्टॉक लेके आएगा, पैसे लेके जाएगा, ऐसे रहता है। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स कंपनीज रेज फाइनेंस। स्टॉक एक्सचेंज की वजह से कंपनीज को फाइनेंस रेज करने में मदद मिलती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स एंड एनहांस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। इंडिविजुअल कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस को भी इंप्रूव किया जाता है, एनहांस किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, नाम क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, मतलब ये सिक्योरिटीज का क्या करते हैं? रेगुलेशन करती हैं। इस एक्ट के थ्रू सिक्योरिटीज का रेगुलेशन होता है। स्टॉक एक्सचेंज मींस, ये एक एक्ट थी जिसमें उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग। हिस्ट्री नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का बताओ कि किसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल वर्ल्ड की स्टॉक एक्सचेंज कहां कितने उसमें आया, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, लिमिटेड बात कर रहे हैं। तो इंडिया में आया था ये एंड ऑफ 18th सेंचुरी व्हेन लॉन्ग टर्म नेगोशिएबल सिक्योरिटीज वर फर्स्ट। 18th सेंचुरी की बिल्कुल एंड में जब क्या नेगोशिएबल सिक्योरिटीज पहली बार इशू की गई थी। एक नेगोशिएबल सिक्योरिटी है ना, बस उस टाइम पे ही के बारे में बात हो रही थी, फर्स्ट टाइम एंड ऑफ सेंचुरी में हमने इसकी बात करी। In 1850, the Companies Act was introduced for the first time, bringing with it a feature of limited liability and generating investors interest in corporate securities. ने पहली बार limited liability की करी और हमने पहली बार हैदराबाद में भी करा था 1892 नहीं हैदराबाद में। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के बारे में बात की। Now if you are asking me, ना कहीं शर्मनाक बात हो जाती है, तो इतनी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेट हुआ था इंडिया में, जिसका नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ठीक है, दिस वाज इनको इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तुम्हें क्या बनाया होगा फॉर्म में? क्यों? एक टायर फॉर्म दिस कंसिस्ट, ठीक, एक द नेगोशिएबल सिक्योरिटीज की कॉन्सेप्ट आई थी फर्स्ट टाइम इशू की। तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्टॉक एक्सचेंज दैट इज लोकेटेड इन रीजन आउटसाइड दैट कंट्रीज प्राइमरी फाइनेंशियल सेंटर, मतलब मुंबई से हटकर जो अलग अलग रीजन्स में। ऑफन कंपनी दैट कैन नॉट मीट द स्ट्रिक्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ नेशनल एक्सचेंज may qualify for listing on regional exchange, though a company that qualifies to be on national exchange may also register for a listing on one or more regional exchanges. तो key takeaways क्या है? A regional stock exchange is a stock exchange not located in that country's primary financial center and where regional centers are located. Often company that cannot meet the strict listing requirement of a national exchange may qualify for listing or regional exchange. मतलब जो छोटे लेवल पे लिस्ट करना होता है, जो एक एरिया पे होता है,
तो regional stock exchange add to the overall market liquidity and increase the efficiency of financial market. ओके उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा इसकी बात आगे की होगी शायद। सोलह पे गए थे तो ना रीजनल स्टॉक एक्सचेंज समझ गए प्रिशा रिधिमा। 10 मिनट और क्लास कर रहे हैं उसके बाद इको की होगी। एक फिर इको की होगी हाँ ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टेप था वो कंपेरेटिव डेवलपमेंट। तो इसमें बस यही याद रखना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज sustain leadership position across assets classes in the Indian and global exchange sectors, demonstrate the robustness and liquidity of our exchange. National Stock Exchange incorporate हुआ था 1992 में। It was recognized as stock exchange by SEBI in April 1993 and commenced operation in 1994 with the launch of the wholesale debt market, followed shortly after the launch of the cash market system. ये है मुंबई के फोर्ट एरिया में एक जगह। आज से 150 साल पहले यहाँ पर मौजूद कुछ लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे शख्स लगाते थे, ऐसे जो कॉटन दूर से ले जा रहे थे। अगर ये प्रॉफिट लेकर जो पैसे उन्हें लगे उसके हिसाब से कुछ हिसाब उनको भी मिल जाता। और इसी पेड़ के नीचे शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेडिंग ग्राउंड जो आगे जाकर ना सिर्फ देश का लेकिन पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। इस एरिया से अगर जरा दूर हम चले तो आपको नजर आता है ये बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक पेड़ से बदलकर आज 29 फ्लोर की बिल्डिंग में बदल चुका है। और पहले सिर्फ कॉटन पर जो ध्यान दिया जाता था आज दुनिया के हर एक प्रोडक्ट पर इसकी यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है, फिर चाहे वो तेल हो, गाड़ियां हो या फिर सूरत से बनने वाली बिजली। और जो कुछ चंद रेट्स पहले दिन में हुआ करते थे वो आज बदल कर 186 करोड़ से ज्यादा ऐसे ट्रेड्स दिन में होते हैं और एक दिन में 276.713 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो कैसे कुछ लोग जो पेड़ के नीचे बैठकर छोटे मोटे डील करते थे वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने में सक्सेसफुल रहे जो देश की इकोनॉमी को डिफाइन करता है। इसी बात के बारे में आज जानेंगे और ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आप सभी को इस वीडियो में तो ये फ्री शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए। दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट कहां से आया ये समझ लेते हैं। एम्स्टर्डम में कंपनी थी जिसका नाम था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भी इसी तरीके से शिप्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती थी। इंडिया जैसे देशों में से ज्वेलरी, स्पाइसेस, कपड़े ये वो अपने देशों में ले आती थी, इंपोर्ट कराती थी, उन्हें बेचकर प्रॉफिट बनाती थी। लेकिन शिप में चीजें लाना ले जाना एक्सपेंसिव था, रिस्की था, इसलिए ऐसे ज्यादा रखते थे। इसकी वजह से अलग अलग इन्वेस्टर्स एक शिप के लिए फाइनेंस करते थे। प्रॉफिट निकला तो वो सालों का। और मुंबई में ये ट्रेडिंग धीरे धीरे ये वो जमाना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुंबई में ये चीज थी 1994 में। बाद में ये चीजें शुरू हुई इसके लिए 1908 में कोलकाता में जूट के लिए चीजें शुरू हुई और ऐसे ही अलग अलग शहर करते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, कोची, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, मैंगलोर, मेरठ, पटना, पुणे और राजकोट, इन सारी जगहों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे ही छोटे मोटे डील्स के साथ शुरू हुए। अब मुंबई में लेट 1800s में 5 ऐसे ब्रोकर्स थे जो मैं लोकेशन को पहले बताया वहां से काम करते थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी तो पास में मौजूद मेडो स्ट्रीट में वो चले गए जो आज की महात्मा गांधी स्ट्रीट है। और बाद में इनकी संख्या इतनी बढ़ने लगी कि इन्हें कोई परमानेंट लोकेशन ढूंढने की जरूरत लगने लगी और इसके लिए इन्होंने फॉर्म किया द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन जो हुआ साल 1875 के अंदर। और आज जो मुंबई का होलीमान सर्कल है इसके पास में एक जमीन खरीदी जो था साल 1928 में और एक फाइनल लोकेशन यहाँ पर तय किया गया। ये वही लोकेशन है जहां पर आज टाउन हॉल मौजूद था, इसी से एडजस्टिंग किए थे और यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हुई। धीरे धीरे ये ट्रेडिंग बढ़ती गई, अलग अलग कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, लिस्टिंग होना चीजों की शुरू हुई, चीजें फॉर्मलाइज हुई और साल 1986 में बीएसई ने एक नया मार्केट इंडेक्स निकाला जिसका नाम था सेंसेक्स। यानी कि पूरा का पूरा जो मार्केट चल रहा है उनके टॉप कंपनीज का परफॉर्मेंस मेजर करके ओवरऑल मार्केट की हेल्थ बताने के लिए एक फिगर जो है वो निकाली गई। साल 2000 में बीएसई ने डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन जैसी चीजों के लिए भी सेंसेक्स जैसी चीज शुरू की।
1995 के पहले स्टॉक के अंदर या एक्चुअली फिजिक्स वहां पर जाकर की थी, ब्रोकर्स मिलकर शेयर करते थे, लेकिन ये चीजें बंद हुई साल 1995 में जब पूरी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर, जो सीएमसी लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। और एक अनोखी बात ये है कि सिर्फ 50 दिनों में ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन किया गया, जो अपने आप बहुत बड़ी बात थी। और जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बना तो 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अर्ली 90s में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इमेज पर हावी होने लगी। ये वो समय था जब बाकी स्टॉक एक्सचेंज वैसे भी कमजोर पड़ चुके हैं। मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो था वो सिर्फ मुंबई में था और तस्वीर कुछ कोलकाता का था, लेकिन इस वजह से होता ये था कि जिस तरीके से एक मेजर मार्केट परफॉर्म कर रहा था मुंबई का, वैसे ही बाकी मार्केट भी परफॉर्म करने लगते थे। और इसी के बीच में हुआ 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। आप लोगों को इस स्कैम में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो पता होगी ही, लेकिन इसके बाद में होने ये लगा कि जरूरत महसूस होने लगी एक मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज की, जो किसी यूएस या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो, जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, सेफगार्ड्स हो इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनीज के लिए रेगुलेशन भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। और इसी के अंतर्गत एक नई शुरुआत की गई एक वेस्टर्न लाइंस पे बने स्टॉक एक्सचेंज को बनाने के लिए। वैसे देखा जाए तो अगर आप डे टू डे बेसिस पर कई सारे वेस्टर्न चीजों का इस्तेमाल करते हो, वीडियो आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो जो कि एक अमेरिकन कंपनी गूगल के द्वारा ओन्ड है, अमेज़न से चीजें खरीदते हो, नेटफ्लिक्स पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, जब डेली आप इन कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो, इन कंपनी के फाउंडर से इंस्पायर होते हो, तो इनकी ग्रोथ का नहीं उठाते। अभी करेंटली लगातार उनको नहीं करते, स्टॉक जरूर होल्ड करते हैं। आप में से कई लोगों ने क्या भी होगा कि कुछ कंपनीज में अगर 5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया होता तो आज स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी शेयर बाजार। कंपनीज के शेयर खरीदने का मतलब आप अब उस कंपनी का हिस्सा हो और आपके शेयर के अनुसार आपको कंपनी के फायदा का भी हिस्सा मिलता है। तो ऐसे बहुत सी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेचने के लिए रखती है। वर्तमान में इंडिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस में शुरुआत से कॉम्पिटिशन है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के बीच एक कंपैरिजन करेंगे। और अगर आप शेयर खरीदने और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बेहतर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया स्टॉक फैक्ट्स। नंबर 1, लोकेशन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE मुंबई में लोकेटेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये भी मुंबई में ही स्थित है। मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर है BSE। नंबर 2, फाउंडेड इन। NSE को आज से 28 साल पहले यानी 1992 में शुरू किया गया था। NSE के चेयरमैन गिरीश चंद्र और CEO आए हैं। आज से 100 साल पहले यानी 1870 में शुरू किया गया। इसके फाउंडर रॉयचंद प्रेमचंद थे, जो 19वीं सेंचुरी के एक कामयाब बिजनेसमैन थे। BSE के चेयरमैन विक्रमाजीत सेन और CEO आशीष कुमार चौहान हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो आज भी जोरों से चल रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज था, जिसमें कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में साल 1992 के बाद मॉडर्न फुली एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आ गया था, जिसकी मदद से ट्रेड काफी आसान हो गया था। और इसका नतीजा आज हम मोबाइल और लैपटॉप से भी बड़े आराम से ट्रेड कर पाते हैं। वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शुरुआत में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर 1995 में NSE से इंस्पायर होकर BSE ने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ट्रेडिंग सिस्टम को आसान कर दिया। नंबर 4, लिस्टेड कंपनीज। NSE वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा स्टॉक मार्केट है, पर इसके बाद भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जिनके शेयर्स यहाँ खरीदे और बेचे जाते हैं। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 2000 तक कंपनीज हैं। पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक खास वजह है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ नई और लो कंपनीज भी एंटर कर सकती है। पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, जिससे नई और कंपनीज का यहाँ है। नंबर नेटवर्क। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 400 शहरों के ऊपर है, यानी BSE 450 सिटीज में काम करता है और वहाँ अवेलेबल है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुल 1696 शहरों में फैला है, यानी कंपैरेटिवली NSE का नेटवर्क BSE से काफी बड़ा है। नंबर 6, कंपनी टाइप। BSE एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, वहीं NSE एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब आइए कुछ बड़े कंपैरिजन करें, जैसे दोनों स्टॉक एक्सचेंज का टर्नओवर, इनका ग्लोबल रैंक और नए इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ खास चीज बताना चाहूंगी। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा करियर है जहाँ सक्सेस मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ लाखों कमाया जा सकता है, पर इसके लिए आपको फाइनेंशियल मार्केट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको लॉस न हो। वैसे तो इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, पर अगर आप सच में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इंडिया स्टॉक फैक्ट्स आपके लिए लाया है एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन जहां से आप फाइनेंशियल मार्केट की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। eLearnMarkets.com एक ऐसी वेबसाइट है जो फाइनेंशियल करियर से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करती है। वैसे तो इनके कोर्सेज की कीमत 4000 रुपए है, पर आप हमारे चैनल का कूपन कोड यानी टॉप फैक्ट्स का इस्तेमाल कर इस कोर्स का पूरा लाभ उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये कूपन कोड का चेकआउट। ओके, तो अब हमें ओवरऑल पता चल चुका है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट बाकी है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अरे यार, लास्ट बस। Okay, what is over the counter exchange rate of India? So the over the counter exchange of India is an electronics exchange board in India that consists of small and medium size firm, ठीक है। Small और medium size firm जो है यहाँ पर registered होती है, ठीक है, to gain access to the overseas capital market, including electronic exchanges in the US such as Nasdaq. There is no central place of exchange and trading occurs through electronic network. तो की टेक अवेज क्या है?
कि the over the counter exchange of India is an Indian electronic stock exchange composed of small and mid cap companies. The purpose of over the counter exchange of India is for smaller company to raise capital, which they cannot do at the national exchange due to their inability to meet the exchange requirement. The OTCE implements specific capitalization rules that make it suited for small to medium-sized company while preventing larger company from being listed. The key players in the OTCEI include brokers, market makers, custodians and transfer agents. ठीक है, एक ये लास्ट वीडियो देख लो जरा. हाँ हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघरानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स पहले ही कवर हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं वो उन सारी वीडियोस के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वो वीडियोस भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो पहले हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम कवर करने जा रहे हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यस, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ा सा हटकर है। इस स्टॉक एक्सचेंज के जो टर्मिनल्स हैं वो पूरी कंट्रीज में फैले हुए हैं, मतलब ट्रेडिंग करने की, ट्रांजैक्शन करने की कोई एक स्पेशल जगह नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मतलब रिंगलेस। सारे टर्मिनल्स ऑल इंडिया में फैले हुए हैं। जो भी आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है वो ट्रांजैक्शन सैटेलाइट कम्युनिकेशन से या टेलीफोन के माध्यम से आप कर सकते हो। यस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टेलीफोन के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसलिए सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड है, ट्रांजैक्शन की स्पीड काफी अच्छी है। सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के थ्रू होने की वजह से, थ्रू होने की वजह सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है, ट्रांजैक्शंस के गड़बड़ नहीं, पारदर्शी है, गड़बड़ होने की संभावना खत्म हो चुकी है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब की गई? 1990 में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई है। इसके प्रमोटर्स कौन कौन से हैं? आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, यूटीआई, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फीचर क्या है और इसके नेचर की बात। फीचर्स या नेचर क्या है डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो नेचर है मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि इसके जो टर्मिनल है वो पूरे देश में फैले हुए हैं। तो पूरे देश में फैले होने की वजह से आप कहीं पर भी किसी कंप्यूटर काउंटर पे जाकर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सेल परचेज सिक्योरिटीज की आप किसी भी काउंटर पे कर सकते हो। तो ये नेशन वाइड लिस्टिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। आप कहीं पर भी जाकर सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करा सकते हो पूरे कंट्री के अंदर किसी भी कंप्यूटर काउंटर पे, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के काउंटर्स हैं वो सेंट्रल टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी कंप्यूटर काउंटर पे जाकर ट्रांजैक्शन करते हो, वो ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली सेंट्रल टर्मिनल से अटैच है, तो वो आपको सेंट्रल टर्मिनल से अटैच कर देती है। दूसरी बात, जो टर्मिनल इंडिया में फैले हैं, किसी भी टर्मिनल के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बात है। टॉपिक नंबर, स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज। यस, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड होती हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को हम स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। टॉपिक नंबर 4, इजी एक्सेस। आप कहीं पर भी जाकर एक्सेस कर सकते हो। फायदा क्या हुआ है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी अब इन्वेस्टमेंट करने लगा है। इस स्टॉक एक्सचेंज ने हमारा काम बहुत इजी कर दिया है, एक्सेस कहीं से आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, इस स्टॉक एक्सचेंज में 30 लाख अगर किसी कंपनी की इश्यूड कैपिटल है तो 30 लाख कम से कम इश्यूड कैपिटल होनी चाहिए, वो भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवा सकती है। अदरवाइज कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर लिस्टिंग करवाने की, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टिंग करवाने की एक लिमिट है कि उनकी इश्यूड कैपिटल कम से कम 3 करोड़ या 10 करोड़ होनी चाहिए। तो अगर किसी कंपनी की अगर इश्यूड कैपिटल मतलब 3 करोड़ से कम है तो वो कहां पे जाएंगे? तो उस Hello everyone, today in this video we are going to talk about OTC Exchange of India, OTCEI. The OTC Exchange of India, OTI, is known as Exchange of India, was based in Mumbai, Maharashtra. It is under the of Ministry of Government of India. It is India's first exchange for small companies as well as the first screen-based nationwide stock exchange in India. OTCEI was set up to access high technology enterprising promoters in rising finance for new product development in cost-effective manners and to provide a transparent and efficient trading system to investors. OTCEI is promoted by the Unit of Trust India, the Industrial Credit and Investment Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, and other institutions, and is recognized stock exchange under the SCR Act.
The OTC Exchange of India was founded in 1990 under the Companies Act 1956 and was recognized by the Security Contracts Regulation Act 1956 as a stock exchange. The OTCI is no longer a functional exchange as the same has been derecognized by SEBI by its order date 31st March 2015. OTCI Security Limited subsequently filed for liquidations on September 2019. Which is available on internet. I am sharing it. If you have else चलो तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। ये जो आया था रीजनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया था? नाइनटीन 1857 को कौन सा आया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 57 था। और ये कब था? जैसे 1990। 1990 57 नहीं 1990 को मिला। 1990 और कंपनीज एक्ट वो 1956। 56 में कंपनी एक्ट बता रहा। चलो अब यहाँ से कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, अब इको की क्लास होगी, ठीक है। ओके, बाय। Okay, sir.